हे गाइस, तो आज मैं बैठी हूँ यहाँ टोरंटो में और यहाँ मेरा आज 4th डे है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा भी फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हुआ है। मैं इसको प्रूफ भी दिखाऊंगी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बातें चल रही है, सारी चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। मेरा 1.5 महीने वेट करने के बाद आई गोट टू नो दैट माई एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड। बहुत दुख हुआ, सो आई कैन रिलेट। मुझे पता है मैंने उस टाइम पे कितनी सारी वीडियोज़ को गो थ्रू किया, कितनी साइट्स पे मैं गई, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको पता चल रही थी। एजेंट से पूछने में पता चला, कोई सजेस्ट कर रहा था कि आप अपील कर लो, कोई सजेस्ट कर रहा था आप रीअप्लाई कर लो। इनफैक्ट एजेंट का ये भी कहना था कि हम रीअप्लाई कर देंगे, बट स्टिल वी कैन नॉट एश्योर यू कि आपके अभी भी अप्लाई करने पे, रीअप्लाई करने के बाद भी आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। स्टिल देयर आर द चांसेस कि आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे एजेंट ऐसे भी थे जो मुझसे डबल ट्रिपल फीस चार्ज कर रहे थे विद द रीजन कि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। अब क्या होता है, क्योंकि हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज नहीं है इस फील्ड के रिगार्डिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 एजेंट से बात की, उसमें से फिर किसी एक एजेंट के थ्रू हम अपना अप्लाई कर देते हैं, अपना प्रोसेस वापस से स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हमने एजेंट की बात सुनी और हमने अपना प्रोसेस कर दिया, बट हमने खुद से एक बारी भी नहीं देखा, खुद से हमने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करी कि पीछे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई, कैसे मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। ठीक है, एजेंट ने आपको ज्ञान दिया, क्योंकि एजेंट का काम ही वही है, वो सारा दिन एक दिन ही पता नहीं कितनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। दे बेटर नो इट, आई टोटली एग्री विद दिस। बट आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि उनके पास सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं है, उनके पास एक दिन में पता नहीं 10-20 कितनी एप्लीकेशन आती है एंड उनको सबका अप्लाई करना है। तो उनका कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपके एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हुए बहुत अच्छा सा कवर अप लेटर बनाएंगे, आपका जो फाइल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे। वो सभी का अपना डॉक्यूमेंट्स लिए अप्लाई किए, जिसमें से आधों के अप्रूव हो गए, आधों के रिजेक्ट हो गए। तो हम कैसे अपना जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? खुद से। क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि क्या क्या हमें डालना है, किस रीजन से हमारा रिजेक्ट हुआ। अपने कवर अप लेटर को हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने जेन्युइन रीजंस वहां पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में मैंने भी अपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जब 1.5 महीने के बाद वो रिजेक्ट हुआ। एंड एट दैट टाइम व्हेन प्रवीण टोल्ड मी दैट योर एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड, पहले मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं, बट लेटर ऑन जब उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजी, डॉक्यूमेंट दिखाया, तो मतलब बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। सो आई कैन रिलेट कि बहुत गंदा लगता है यार। एक आपने किसी एप्लीकेशन के अप्लाई किया, आपने बायोमेट्रिक के लिए गए, उसके बाद 1-1.5 महीने आपने वेट किया, देन यू आर गेटिंग टू नो कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। और रीजंस क्या आते हैं, सबसे कॉमन रीजन जो आते हैं वो आते हैं कि एज पर पैराग्राफ 179B दे आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव द कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। एंड दिस नंबर 2 आता है कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इनसफिशिएंट है। मतलब ये एक बहुत ज्यादा कॉमन रीजन है जिसकी वजह से 50 से 60% एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होती है। कैसे हम इन दोनों पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आज हम पूरी इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाली हूँ। एंड मेरा मेन रीजन ये भी, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा रिजेक्ट हुआ था और मेरे इन्हीं 2-3 रीजन से रिजेक्ट हुआ था, तो मुझे बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ा, बहुत लोगों से बात करनी पड़ी, बहुत एजेंट से उनका ज्ञान जानना पड़ा। एंड फाइनली मैं चाहती हूँ कि अब इस वीडियो के थ्रू जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मतलब उनको कहीं और भटकना ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि जो मैं भटकी थी वो मेरी फैमिली भटके और उसके बाद भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से इतना ज्ञान मिल जाए कि आपको पता हो कि अब आपको क्या करना है और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो के आए, ताकि आप भी फिर मुझे बाद में कमेंट में बताओ कि दी हमने आपकी वीडियो देखी थी एंड फाइनली हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। सीरियसली मैं बता रही हूँ, आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली खुश रहे और वो भटके ना। तो दोनों पॉइंट्स में 1 by 1 यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो नंबर 1, जो एज पर पैराग्राफ सेक्शन 179B आता है कि दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप कनाडा को छोड़ दोगे एट द एंड ऑफ योर स्टे। इस चीज को हम कैसे कवर करें, इस चीज को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। सो नंबर 1, आप सीए से रिपोर्ट बनवाओगे जो शो करेगा कि इंडिया में आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास कार है, आपके पास फ्लैट, घर, जमीन जो भी है वो आप दिखा सकते हो। आप दिखाओगे कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, जो ये चीजों को प्रूव करता है कि यू विल बी बैक टू इंडिया, क्योंकि सारी चीजें आपकी इंडिया में ही है, आप इंडिया में स्टेबल हो। तो आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप कनाडा में रहने वाले हो परमानेंटली। नंबर 2,
कि आपको जब अपना कवर अप लेटर आप लिखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और इसमें ना किसी की देखा देखी मत करना कि इसने ये रीज़न, ये तो आप उसी का टेप ने कॉपी पेस्ट वाला काम मत करना है। इसमें आपके जो जो जेन्युइन रीज़न है आप वो बताओगे। जैसे कि अगर आप को पता है कि आप कनाडा में जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो या किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, आपके कोई भाई बहन पति पत्नी जो भी आपके रहते हैं, तो आप कुछ दिन के लिए जा रहे हो, वापस आ जाओगे, तो आप वो जेन्युइन रीजन बताओ। अगर आप चाहो तो उनसे एक इन्विटेशन लेटर भी मंगवा सकते हो। जैसे मेरे केस में क्या था कि प्रवीण ऑलरेडी बिजनेस वीजा में थे कनाडा, तो उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन लेटर भी हमने डाल दिया था कि प्रवीण ने अपनी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर मुझे दिया है। इसके साथ ही आप मेंशन कर सकते हो कि मान लो आपका बर्थडे आने वाला है, कुछ ओकेजन है, आपकी एनिवर्सरी है, या आपके मम्मी पापा या भाई बहन कोई बाहर रहते हैं, आप उनके साथ मिलना चाहते हो, उस पर्टिकुलर जो भी ओकेजन है उसको मनाना चाहते हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। अपना पूरा आइटनरी प्लान आप डाल सकते हो। जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम पर्टिकुलर प्लान बना के चलते हैं ना, कि मान लो हमारा 5 दिन का ट्रिप है, तो पहले दिन हम ये जगह पे जाने वाले हैं, दूसरे दिन हम इन जगह को घूमने वाले हैं। तो एक प्रॉपरली आप अपना आइटनरी प्लान बनाओगे कि मैं यहाँ पे टोरंटो जाना चाह रहा हूँ, सीएन टावर में जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाउनटाउन में घूमूंगा, टोरंटो को एक्सप्लोर करूंगा। आप प्लान बनाओगे और वो अपना कवर अप लेटर में मेंशन करोगे। और साथ में आप ये भी रीजन बताओगे कि जब आप वहां जा रहे हो, कनाडा में जा रहे हो, जिससे भी मिलने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, तो पीछे से इंडिया में आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, और द वन जिनको उन सबका ध्यान रखना है। सो यू आर नॉट प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा परमानेंटली। आप सिर्फ कुछ डेज के लिए जा रहे हो, उसके बाद यू विल बी बैक टू इंडिया। तो मतलब अपने जेन्युइन और असली रीजंस आपको अपने कवर अप लेटर में मेंशन करना है। अब ये सारी चीजें जब आप एजेंट को बोलोगे ना, तो वो 1-2 लाइन लिखेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं बनानी है, उनको 10 एप्लीकेशन और भी अप्लाई करनी है। तो ये चीजें खुद से जब लिखेंगे ना, खुद से कवर अप लेटर बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा क्लियरली हम उन सारे पॉइंट्स को ना मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे, तो जो आपके रिजेक्शन के चांसेस है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मतलब 99.9% ना आपका अप्रूव होने वाला ये रीजन तो बिल्कुल नहीं आएगा कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप कनाडा छोड़ दोगे एट द एंड ऑफ योर स्टे। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो आप इसमें शो कर सकते हो, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो है एनओसी। आप जहां भी काम करते हो वहां से एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप बनवा कर दिखा सकते हो कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट यू आर प्लानिंग फॉर अ कनाडा, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए जा रहे हो, तो आपकी जो कंपनी है, जो आपकी एचआर है, वो एक एनओसी बनाकर आपको दे देगी, आप उसको भी अटैच कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड कॉमन पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके रिजेक्शन की, वीजा एप्लीकेशन रिजेक्शन का, है योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज इनसफिशिएंट। इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती जो मेरे साथ हुई थी, वो ये कि मैंने अपने अकाउंट में 6 लाख अमाउंट को शो किया, मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाली और बैंक स्टेटमेंट को मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ डाल दिया। लेकिन जैसे मैंने डाल दिया और अब मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, मैंने वो अमाउंट ना तुरंत 1-2 दिन बाद विड्रॉ कर लिया, उसकी एफडी बना के अलग रख दी। अब क्या हुआ होगा कि जब पीछे से उन्होंने मेरे अकाउंट में चेक किया होगा, तो उनको वही कुछ थाउजेंड अमाउंट दिखे होंगे, बट वो 6 लाख का जो अमाउंट था वो शो नहीं हुआ। ये एक रीजन बन जाता है कि आपके पास आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि आप ये एक्सपेंसिव कंट्री कनाडा को घूम पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि यहाँ का स्टेइंग, खाना पीना सब कुछ महंगा है। तो अगर आप इतने महंगे कंट्रीज में घूमने जा रहे हो, तो आपके अकाउंट में एक कुछ अमाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। और वो अमाउंट ऐसा नहीं है कि आपने जब अप्लाई किया तो उस टाइम पे अप्लाई किया, मेरी तरह गलती मत करना और 2-3 दिन में आपने वो अलग अलग जगह पे डाल दिया या फिर अपनी एफडी बना के मेरी तरह उनको अलग कर दिया। आपको निकालना नहीं है, वो पैसे को आपको कम से कम 1 महीने तक होल्ड करके रखना है, सो दैट जब वो पीछे से अगर आपके अकाउंट में चेक करें, पीछे से बैकग्राउंड चेकिंग हो, तो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस दिखे और ये रीजन आपका रिजेक्शन का ना बनकर आए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि मेरी फैमिली को बहुत सारी जानकारी, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल अगर मेरे किसी भाई बहन को कोई भी डाउट है, अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली को, अगर मेरे किसी भी भाई बहन को कुछ भी मेरी वजह से कुछ हेल्प मिल पा रही है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड इसके साथ ही एक चीज और जो मैं यहाँ पे साथ ही साथ थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूंगी, वो ये कि अगर आपकी एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट होती है ना, तो 2 चीजें होती हैं। या तो आप वापिस से एज अ न्यू एप्लीकेशन फिर से अप्लाई करो, रीअप्लाई, या फिर दूसरा क्या होता है कि आप अपील करना, अपीलिंग करने का भी ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन
डोंट गो फॉर अपीलिंग प्रोसेस। मेरे एजेंट ने मुझे सजेस्ट किया था जब मेरी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई दैट यू कैन अपील, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अपीलिंग का रिप्लाई आने में 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। आपके पास के इतना टाइम है कि आप 2-2 3-3 महीने अपील का वेट करोगे, वो भी जिसके जो चांसेस हैं कि सक्सेस के चांसेस आपके बहुत 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 कम है, बहुत रेयर है। सो डोंट गो फॉर अपीलिंग प्रोसेस। आपको क्या करना है, रीअप्लाई करना है, वापस से एक नई एप्लीकेशन की तरह आपको अप्लाई करना है जिसमें आपको बायोमेट्रिक के लिए नहीं जाना होगा, आपकी फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेक श्योर करना कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लास्ट टाइम दी थी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, आपको उसके साथ अलग से भी डॉक्यूमेंट्स जिस रीजन से रिजेक्ट हुए हैं थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स लगा कर देने हैं, और जो अपना कवर अप लेटर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के देना है, और जस्टिफाइड भी करना है कि लास्ट टाइम जो मेरी एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी बट क्यों कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट ये रीजंस हैं, वो भी आप अपने रीजंस को जस्टिफाई करोगे। अपने कवर अप लेटर पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बी ट्यून विद घुमक्कड़ शालिनी एंड बाय बाय।